हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम कंटिन्यू करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइड्रोनियम आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको क्या करना है, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन का करेक्ट ऑर्डर लगाना है। देखो ऑप्शंस में आपको क्या दिया हुआ है भाई, सबकी मोलारिटी तो आपको सेम दी हुई है। जो आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे उन सबकी मोलारिटी क्या है भाई, सेम ही है, 0.01 है। बट ये जो कंपाउंड्स हैं ये सारे क्या है भाई, डिफरेंट है। जैसे देखो ये H2S है, एसिड है ये H2SO4 है, ये भी एसिडिक है। अब H2SO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और H2S क्या है भाई, वीक एसिड है। NaCl क्या है भाई, सॉल्ट है। सॉल्ट कैसे मिलता है हमें, एसिड प्लस बेस के न्यूट्रलाइजेशन से मिलता है। और NaNO2 भी क्या है, ये सॉल्ट है, बट ये कैसा सॉल्ट है, ये तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा NaCl, क्योंकि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। बट जो ये NaNO2 है ये क्या है भाई, यहाँ पर ये बेसिक इन नेचर का सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है एसिड और बेस का, उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ हुआ है। ठीक है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो वीक एसिड है यहाँ पर वो क्या है भाई, HNO2 है। तो इसलिए यहाँ पर ये कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। तो अब देखो जो एसिडिक इन नेचर है वो सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव आयन को देगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक इन नेचर कौन है, H2SO4 है। स्ट्रॉन्ग एसिड यही है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड यही है, तो यानी कि यही क्या है भाई, एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन आएगी वो किसमें आएगी, H2SO4 में। अब देखो ये तो सॉल्ट ही हो गए दोनों, तो सॉल्ट से ज़्यादा जो हम प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे, वीक एसिड को। तो H2S आएगा इसके बाद। अब देखो इसके बाद ये, इसके बाद क्या आएगा, न्यूट्रल सॉल्ट या फिर बेसिक सॉल्ट। देखो अब जो बेसिक सॉल्ट है वो तो क्या होगा, उसमें तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और भी कम होगी, वहाँ पर तो क्या है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे लास्ट में क्या आएगा भाई, NaNO2 आएगा, और H2S के बाद क्या आएगा, यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट आएगा NaCl। तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोनियम आयन की किसमें है, H2SO4 में, और सबसे कम किसमें है भाई, बेसिक सॉल्ट में, NaNO2 में। अब हम ये चेक करते हैं कि ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको क्या बताया गया है कि NaNO2 में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिर देखो बाकी तीनों में H2SO4 की सबसे ज़्यादा दी है, ठीक है। फिर लेकिन सबसे लीस्ट किसकी आएगी, NaNO2 की। ये चेक कर लो कौन से ऑप्शन में दी है सबसे लीस्ट, ये आपको दी हुई है ऑप्शन नंबर सी में, तो यही क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 इंटू 10⁻³ मोलर, द वैल्यू ऑफ इट्स पीएच इज। ऐसे क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है और पीएच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो पीएच और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है, जो पीएच होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो दी हुई है, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 3.8 इंटू में 10⁻³ अब क्या करना है, यहाँ पर आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है लॉग की। तो लॉग में एक फॉर्मूला होता है क्या भाई, अगर लॉग ए इंटू बी है, क्या होता है, अगर दो टर्म्स हैं इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही है और उनका लॉग होता है, तो वो क्या बन जाता है भाई, वो होता है लॉग ए प्लस में लॉग बी। इस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये बाहर जो नेगेटिव साइन है इसको तो एज इट इज़ ही रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा log 3.8 प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ये बन जाएगा log ऑफ 10⁻³ अब एक और फॉर्मूला होता है log में, क्या होता है भाई, किसी की भी पावर। ठीक है, अगर मान लो जैसे log 10⁻² लिखा है, तो ये क्या होता है, ये जो पावर होती है ना ये आगे आ जाती है, तो ये बन जाएगा 2 log 10। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर भी ये इसी तरह से पावर है ना, तो देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस log ऑफ 3.8। अब यहाँ पर देखो ये -3 आगे आएगा, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, तो -3 log 10। और जो log 10 की वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई, 1 होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस log ऑफ 3.8, और यहाँ पर क्या है, log 10 की वैल्यू 1 है, तो यानी कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 इज़ -3। अब यहाँ पर ये माइनस का साइन बाहर है, इसे अंदर ले जाओ, तो मतलब ये इस तरह से बन जाएगा। log, ये ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो log माइनस का log 3.8, और ये क्या आ जाएगा, प्लस का 3। अब यहाँ पर जो log 3.8 की वैल्यू होगी वो क्या आएगी भाई, वो होती है 0.5798। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस, ये प्लस का है ना और ये माइनस में आएगी इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी log 3.8 की वो होती है माइनस 0.5798। तो यहाँ से जब आप ये माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, 2.42। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी, 2.42। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है अभी, ऑप्शन नंबर डी में। देखो या तो आपको यहाँ पर ना log की वैल्यू सिंपल दी हुई होंगी, जैसे log 10 हो गया, ठीक है,
इस तरह से आपको दिया होगा वैल्यूज़, और या फिर अगर मान लो जैसे अब यहाँ पर आपको log 3.8 चाहिए था, तो ये आपको क्या है भई क्वेश्चन में ही वैल्यू गिवन होगी डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी है आपको एसिटिक एसिड के लिए 1.8 इंटू 10⁻⁵। आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है? Ka की वैल्यू है, ठीक है? एसिड है तो एसिड के लिए हम Ka लिखेंगे, और अगर बेस होता तो उसके लिए हम Kb लिखते हैं। एट व्हाट कंसंट्रेशन विल इट बी डिसोसिएटेड टू 2%, ये पूछा है कि कौन सी कंसंट्रेशन पर 2% डिसोसिएट हो जाएगा ये एसिटिक एसिड। तो देखो एसिटिक एसिड जो होता है वो हमें पता है क्या होता है, अभी वीक एसिड होता है, तो ये किस तरह से आयनाइज होगा, इस ऐसे एसीटेट आयन बनाएगा, और यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोजन आयन बनेंगे। स्टार्टिंग में जो इसकी कंसंट्रेशन है एसिटिक एसिड की वो क्या रही होगी, सी, और जब टाइम जीरो होगा तो उस टाइम पर ये तो बने नहीं होंगे आयंस, तो इनकी कंसंट्रेशन क्या रही होगी भाई, जीरो। एट इक्विलिब्रियम इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी भाई, कुछ ना कुछ डिसोसिएट हुई होगी, तो डिसोसिएट कितने से हुई होगी, जो भी उसमें स्टार्टिंग कंसंट्रेशन थी, तो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, सी, तो सी का सी अल्फा, यानी कि इतना तो ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, जितना डिसोसिएट हुआ है उतनी ही कंसंट्रेशन इनकी बन रही होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी अल्फा और सी अल्फा। अब देखो यहाँ पर जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, उसे हम लिखते हैं के ए इज इक्वल टू में, यहाँ पर ये जो भी आयन की कंसंट्रेशन है एसीटेट आयन, और इनटू में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और अपोन में क्या आ जाएगा भाई, एसिटिक एसिड। अब देखो यहाँ पर जो हमने कंसंट्रेशन देखी है इसकी एसीटेट आयन की, वो कितनी आई है भाई, सी अल्फा आई है, कितनी आई है इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे, सी अल्फा, तो यहाँ पर पुट कर दो सी अल्फा। हाइड्रोजन आयन की भी कितनी है, सी अल्फा, अपोन में इस एसिटिक एसिड की कितनी है, ये है, तो यहाँ से मैं सी कॉमन ले लेती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, सी 1 माइनस अल्फा। आगे क्या बन जाएगा भाई, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये सी स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर बन जाएगा, और अपोन में क्या आ जाएगा, सी 1 माइनस अल्फा, यहाँ से सी एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या बच गया भाई, देखो ये आपके पास आ जाएगा के ए इज इक्वल टू में, के ए इक्वल टू में सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। अब ये देखो क्या है, एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक, तो ये क्या है, बहुत ही कम डिसोसिएट हुआ होगा, तो आप ये बोल सकते हो कि 1 माइनस अल्फा करोगे तो ये अल्फा की वैल्यू इतनी स्मॉल है कि मैं इसको क्या कर सकती हूँ भाई, 1 ही कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है। अब जब आप इस वैल्यू को 1 कंसीडर करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये के ए की जो वैल्यू है सी अल्फा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से देखो फिर आगे कैसे आएगा, यहाँ पर के ए की वैल्यू आपको गिवन है, और यहाँ से क्या कैलकुलेट करना था, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी थी, और क्वेश्चन में आपको अल्फा भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी के ए अपॉन में क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू में सी। के ए आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है भाई, 1.8 इंटू 10⁻⁵, और अपॉन में क्वेश्चन में ही देखो आपको अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी दी हुई है भाई, 2% की, 2% डिसोसिएट हो गई, तो 2% को आप कैसे लिख सकते हो, 2 अपॉन में 100 बनेगा, ठीक है, 2% यही बनेगा ना, तो 2 अपॉन में 100 मतलब क्या, 0.02, और अल्फा का स्क्वायर करना है तो 0.02 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा भाई, 0.05 मोलर, ठीक है, कंसंट्रेशन कैलकुलेट की थी ना, तो कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी भाई, 0.05 मोलर। तो अब हम देखते हैं आपको कौन सी ऑप्शन में दिया है अभी, इट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी, तो यही क्या इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं, ए 0.01 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन इज 5% आयनाइज, द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, यहाँ पर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, जो अमोनिया है, अमोनिया वाटर में कैसे आयनाइज होगा, ये कैसे आयनाइज होगा भाई, ये क्या बना लेगा, अमोनियम आयन बनाएगा, और प्लस में क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। इस हाइड्रोक्सिल आयन की आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो देखो स्टार्टिंग में तो क्या है भाई, ये सी रहा होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, 0 0 होंगे। एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, इसमें से ये कितना डिसोसिएट हो जाएगा, सी अल्फा, तो यानी कि रिमेनिंग इतनी बचेगी यहाँ पर कंसंट्रेशन अमोनिया की, और ये क्या आ जाएगी, सी अल्फा और सी अल्फा। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, और ये क्या है, सी अल्फा है। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को आप क्या लिख सकते हो कि इट इज इक्वल टू द सी अल्फा। अब क्वेश्चन में देखो आपको सॉल्यूशन की क्या दी हुई है भाई, कंसंट्रेशन गिवन है कितनी, 0.01, तो ये हो गया 0.01 इनटू में अल्फा आपको बताया हुआ है कितना भी, 5% आयनाइज, मीन्स ये क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 100। तो यहाँ पर देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये तो सिंपल ही है, इसे सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 0.0005। तो ये यहाँ पर क्या है भाई, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई, तो आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है भाई, ऑप्शन नंबर सी में, तो यही क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पीएच ऑफ 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन विल बी। अब देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पीएच पूछा है, और किसका पूछा है, NaOH का पूछा है, और NaOH क्या होता है अभी, बेसिक सॉल्यूशन है, तो इसका तो क्या कैलकुलेट करते हैं हम, POH कैलकुलेट करते हैं,
ठीक है? ऐसे क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? वैसे तो क्वेश्चन सारे ही इम्पोर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप इस NaOH सॉल्यूशन के लिए पीओएच फाइंड आउट करोगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे भई यहाँ पर इस सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम कैसे करेंगे देखो, NaOH जो है वो क्या होता है भई स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है भई स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीटली आयनाइज़ हो जाएगा इस तरह से Na पॉज़िटिव OH नेगेटिव में। अब जो पीओएच का रिलेशन होता है ना ओएच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के साथ, वो क्या होता है माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव आयन। जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के साथ होता है सेम वैसे ही, जैसे पीएच होता है ना, पीएच का फॉर्मूला होता है वैसे ही यहाँ पर क्या है ये पीओएच के लिए है। आगे क्या हो जाएगा देखो, माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन आपको क्या दी हुई है भी, देखो यहाँ पर 0.01 मोलर सॉल्यूशन बताया गया है, ठीक है? तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन रही होगी, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होकर इतने ही आयंस बना रहा होगा। तो इसका मतलब जो इसकी मोलैरिटी है, जो इसकी यहाँ पर क्या दी हुई है भई कंसंट्रेशन दी हुई है, वो ही क्या है इन आयंस की कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 0.01। तो अब आगे क्या करेंगे देखो, माइनस लॉग ऑफ ये क्या बन जाएगा भई, आप इसे क्या लिख सकते हो 10⁻⁻2 लिख सकते हो, क्योंकि 1/100 बनेगा, तो 10⁻⁻2 माइनस लॉग ऑफ ये क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लॉग में बताया था मैंने, जो भी पावर में होता है वो क्या होता है आगे आ जाता है, ऐसे लिख देते हैं। तो ये माइनस का 2 आगे आएगा, तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का साइन मिलकर क्या हो जाएंगे भाई प्लस का, तो ये क्या आ गया 2 log 10। अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यानी कि 2 इंटू में 1 क्या आ गया भाई यहाँ पर 2 आ गया। आपके पास जो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है NaOH का, जिसकी मोलैरिटी जिसकी कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.01 मोलर, उसके लिए जो पीओएच की वैल्यू है वो कितनी आई है भाई 2 आई। देखो जो पीएच है और जो पीओएच होता है उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या भी इन दोनों का सम क्या होता है 14 होता है, क्योंकि जो स्केल होता है वो कहाँ तक होता है 14 तक होता है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है भाई, इन दोनों की वैल्यू का सम किसके इक्वल होगा 14 के होगा। अभी हमने पीओएच को तो फाइंड आउट कर ही लिया है, तो पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 14 माइनस 2, क्योंकि पीओएच इस साइड आएगा और इस साइड आकर ये क्या है इसकी वैल्यू कितनी दी है भाई 2 दी है। तो 14 माइनस 2 करोगे क्या आ जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भाई, देखो ऑप्शन नंबर सी 12। देखते हैं द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड एट ए गिवन टेम्परेचर इज 1.69 into 10⁻⁻5। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलर HCl। देखो आपको एसिटिक एसिड के लिए तो डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है, क्या गिवन है भाई यहाँ पर, ये जो के की वैल्यू आपको गिवन है फॉर एसिटिक एसिड, वो आपको दी हुई है क्वेश्चन में 1.69 इंटू 10⁻⁻5। ओके, आगे क्या बताया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कैलकुलेट करना है 0.01 मोलर सॉल्यूशन के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलर HCl। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्यूशन है यहाँ पर HCl का और एसिटिक एसिड का, तब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है। तो देखो एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। अगर वीक एसिड होते हैं तो वो हमें पता ही है भाई कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, तो वो इस तरह से रहेंगे यहाँ पर इक्विलिब्रियम में CH3CO नेगेटिव, मतलब एसिटेट आयन और प्लस में क्या भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या रही होगी भाई C, और ये क्या रहे होंगे 0। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ये क्या हो रहा होगा भाई C माइनस सी अल्फा। भाई C तो क्या है स्टार्टिंग है। अब यहाँ पर ये डिसोसिएट कितना हुआ होगा भाई, जो भी उसकी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है, जैसे मान लो यहाँ पर अगर आप सपोज कर लो कि भाई स्टार्टिंग कंसंट्रेशन 100 थी, तो अब इस 100 का अगर 1% डिसोसिएट हुआ है तो आप क्या करोगे 100 का 1% कैलकुलेट करोगे ना। तो उस 1% को यानी कि जितना डिसोसिएट कर रहा है उसे हमने क्या बोल दिया यहाँ पर अल्फा बोल दिया है। तो यानी कि वो निकाला किससे आपने 100 से निकाला है, तो यहाँ पर 100 क्या है C है, तो यानी कि C का अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये C अल्फा को माइनस करते हैं तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन तो ये हो गई। आगे देखो ये जितना डिसोसिएट हुआ है उतना ही यहाँ पर बना होगा, तो C अल्फा और ये C अल्फा ही बना होगा। तो देखो Ka को हम कैसे लिखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट को एसिड के लिए, दोनों आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और अपॉन में क्या आ जाएगा एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है भाई C अल्फा, और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या रही होगी। अब देखो ये वीक एसिड है, अब वीक एसिड है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस सॉल्यूशन में तो C अल्फा क्या है बहुत ही स्मॉल रहा होगा। इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि भी ना के बराबर रही होगी क्योंकि ये वीक एसिड है। बट उसने क्या दिया है देखो 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन और दिया है। HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, तो यानी कि अगर ये 0.01 मोलर सॉल्यूशन है तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो इसके आयंस बन रहे होंगे H पॉजिटिव आयन के, वो भी कितने बन रहे होंगे भाई 0.01 ही बन रहे होंगे। तो यानी कि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर मैं कंपैरिजन करूँ दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद, तो यहाँ पर C अल्फा तो क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि ये वीक एसिड है और वीक एसिड में क्या है भाई ये कंसंट्रेशन कम होगी।
तो आप सिर्फ यही वाले एसिड की कंसंट्रेशन को लिख सकते हो कि भई यहाँ पर क्या रही होगी, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर 0.01 रही होगी, ठीक है? और अपोन में क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या है भई, C कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ से C से C कैंसल हो गया। अब ये कैंसल होने के बाद यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में Ka की वैल्यू भी गिवन है, कितनी दी हुई है भई 1.69 इंटू 10⁻⁵ इज़ इक्वल टू में, अब देखो अल्फ़ा क्या लिया है हमने, बहुत ही स्मॉल वैल्यू ली है, तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू 1, यानी कि 1 के कंपैरिज़न में क्या है अभी अल्फ़ा इज़ वेरी, वेरी स्मॉल। अगर ये इसके कंपैरिज़न में बहुत ही स्मॉल है, तो यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, और 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखो या मत लिखो, एक ही बात है, तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा इंटू में 0.01, सिर्फ़ ये वाली वैल्यू यहाँ पर बचेगी, ठीक है? अब देखो आगे क्या करेंगे, यहाँ पर ये अल्फ़ा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो 1.69 इंटू में 10⁻⁵, ये जो 0.01 इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर क्या आ जाएगा डिवीज़न में, और इज़ इक्वल टू में क्या आ जाएगा भई, ये 0.01 आएगा, और इक्वल टू में अल्फ़ा। यहाँ से क्या है, ये जो 2 डेसिमल प्लेस है, इसके 2 डेसिमल प्लेस से कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा भई, आपके पास ये आप इसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी भई 0.169 इंटू 10⁻⁻2 अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ठीक है? ये 10⁻⁵ है ना, इस डेसिमल को आगे ले आएँगे और 2 ही पावर में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो ये ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है भई, इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी, तो यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भई, द पीएच ऑफ अ मिक्सचर व्हेन अ 50 एमएल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पीएच इज़ 1 इज़ मिक्स्ड विद अ 50 एमएल ऑफ पीएच इज़ 2। देखो आपने क्या किया है, आपके पास 2 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन का तो जो पीएच की वैल्यू है वो 1 है, और दूसरे सॉल्यूशन के लिए जो पीएच की वैल्यू है वो 2 है, और दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम ही है 50 एमएल। इन दोनों को मिक्स करने के बाद एक मिक्सचर बनेगा, जो नया मिक्सचर बन रहा है उसके लिए आपको क्या करना है भई, पीएच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ना आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पर मतलब कि आयन की ये पीएच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कि भई सॉल्यूशन कितने मोलर का आएगा। उसके बाद ही यहाँ पर आप क्या कर सकते हो भई, पीएच की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो पीएच की वैल्यू 1 का मतलब क्या होगा? पीएच की वैल्यू 1 का मतलब ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है भई, 10⁻⁻1। ऐसे पीएच की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपको कितनी दी हुई है भई, 10⁻²। अब यहाँ पर आप क्या करो भई, न्यू मोलैरिटी फाइंड आउट कर लो। तो क्या हो जाएगा, जो न्यू मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, M1V1 प्लस में M2V2 इज़ इक्वल टू में क्या है भई, यहाँ पर M3V3 बोल देते हैं हम। ओके, अब देखो M1 कितना है भई, यहाँ पर जो मोलैरिटी है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी आई है भई, 10⁻⁻1 है। तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे, इनटू में वॉल्यूम कितना है भई, 50 ml, तो 50 प्लस में ऐसे ही M2 क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2, और वॉल्यूम कितना है भई, यहाँ पर 50 है, और इसके लिए M3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और टोटल सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, 50 प्लस 50 इज़ 100। तो ये ऐसे आ गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो आपके पास M3 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भई, 5.5 इंटू में 10⁻⁻2 मोलर। तो यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपके पास आई है वो इतनी आई है। ओके, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर पीएच की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है भई, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अभी आपने क्या किया है, ये यही तो फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ, इसकी वैल्यू को पुट कर दो 5.5 इंटू में 10⁻²। तो देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा log a इंटू बी वाला। अब a इंटू बी में हम क्या करते थे, log a प्लस log b के इक्वल होता है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा भाई, देखो माइनस, ये माइनस साइन तो बाहर ही रहेगा, log 5.5 प्लस क्या आ जाएगा, log 10⁻²। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा भाई, देखो माइनस log ऑफ 5.5, ऐसे ही ये क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, -2 log ऑफ 10, और आगे क्या आ जाएगा, माइनस log 5.5 की वैल्यू, और ये 2 log 10 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस साइन ये है और एक माइनस साइन आगे आएगा। तो इस log की वैल्यू को सॉल्व करके आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 1.26। तो हम देखते हैं आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है भाई, इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी, तो यही क्या है भाई, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड डिपेंड ऑन, ये पूछा है क्वेश्चन में कि जो डिसोसिएशन होता है एसिड का वो किस पे डिपेंड करता है, पोलैरिटी पे, स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी, डायपोल मोमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो क्या है भी, ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी। देखो स्ट्रेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा और पोलैरिटी पे कैसे डिपेंड करेगा। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ऐसे ही हम बेस के लिए भी देख सकते हैं कि वीक बेस है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा,
अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसका मतलब कि भई क्या है, वहाँ पर जो H पॉज़िटिव आयन्स हैं उनको रिलीज़ करना क्या होगा, उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि वीकर द बॉन्ड, यानी कि जितना वीक बॉन्ड बनेगा उतनी ही ज़्यादा क्या आएगी भई, एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी। तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इस तरह से स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि भई वीक बॉन्ड है तभी तो H पॉज़िटिव आयन को ईज़िली रिलीज़ कर पाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो वो H पॉज़िटिव आयन्स को नहीं दे पाएगा। ओके? पोलैरिटी पे देखो कैसे डिपेंड करता है, वो जितना ज़्यादा पोलर इन नेचर होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा भई, एसिडिक इन नेचर बनेगा। तो ग्रेटर इज़ द पोलैरिटी, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा भई, डिसोसिएशन होगा। क्वेश्चन देखते हैं, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन, कि जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? साइज़ ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, नेचर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, नेचर ऑफ वेसल, या फिर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, कि भई हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है। तो देखो डिग्री से क्या मतलब है, डिग्री से ये मतलब है कि टोटल के कंपैरिज़न में भई जो भी टोटल आयन्स वहाँ पर है ना, उनके कंपैरिज़न में उसका कितना फ्रैक्शन क्या हुआ है भई, वहाँ पर आयन्स में डिसोसिएट हो गया है। ठीक है? टोटल जो भी है उसका कितना फ्रैक्शन वहाँ पर आयन्स में डिसोसिएट हो गया है, वही क्या होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है। और इसे हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और ये किस पे डिपेंड करता है देखो, ये कौन-कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये बेसिकली हम 3 फैक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट, क्या देखते हैं भई, नेचर ऑफ सोल्यूट देखते हैं, कि भई स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। अब देखो नेचर ऑफ सोल्यूट पे कैसे डिपेंड करेगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसमें क्या है भई, आयन्स उतने ही ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो यानी कि वहाँ पर क्या है भई, डिसोसिएशन ज़्यादा आएगा। ऐसे ही देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है जिस पे डिपेंड करता है वो क्या है भई, टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर जो बॉन्ड्स हैं वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे, ठीक है? बॉन्ड वीक पड़ेंगे, तो बॉन्ड वीक बढ़ेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा बनेंगे, नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी क्या है भई, ज़्यादा होगा। फिर एक और पॉइंट है जिस पे डिपेंड करता है वो क्या है भई, कंसंट्रेशन। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, नंबर ऑफ आयन्स भी उतने ज़्यादा बनेंगे, और जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो भी ज़्यादा आएगा। तो इन तीनों पॉइंट्स में से यहाँ पर आपको ऑप्शन में कौन-सा ऑप्शन दिया हुआ है भई? ऑप्शन नंबर बी, नेचर ऑफ सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। यहाँ पर देखो आपने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन लिए हैं, अलग-अलग वॉल्यूम की मोलारिटी अलग है, NaOH और HCl ही लिया है। और यहाँ पर क्या पूछा है कि पीएच ऑफ व्हिच वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1, यानी कि कौन से सॉल्यूशन के कॉम्बिनेशन से मिक्स करने से जो पीएच की वैल्यू है ना वो कितनी आ जाएगी भई, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप क्या करो, सबके लिए जो HCl है और जो NaOH है दोनों के लिए ही क्या कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर भई मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लो। ओके, क्योंकि यहाँ पर ml में सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पर मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भई, मोल्स होते हैं और साथ में क्या लेते हैं, मतलब मोलारिटी होती है। मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि भई कितने सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं, और साथ में क्या लेते हैं, अपॉन में वॉल्यूम लेते हैं। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। तो HCl के लिए देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कितना है भई, 60 है, और इसके लिए जो मोलारिटी है वो कितनी है भई, 1/10 है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा भई, 6 आ जाएगा। ऐसे ही इसके लिए कैलकुलेट करो तो 40 इंटू में कितना आ जाएगा भई, 1/10, यहाँ पर ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये 4 मोल ऑफ NaOH न्यूट्रलाइज़ कर देंगे 4 मोल ऑफ HCl को। कितने मोल्स यहाँ पर बच गए हैं? 2 मोल्स बच गए हैं। कितने मोल्स बच गए हैं भई, यहाँ पर 2 मोल्स बच गए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन के लिए कैलकुलेट करो तो नेक्स्ट में देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 55 इंटू में 1/10, या आपके पास कितना आ जाएगा भई, 5.5, और इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा भई, 45 इंटू में 1/10, यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, 4.5। तो यहाँ पर क्या है, इस NaOH के मोल्स क्या है भई, कम है, और HCl के ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि NaOH के मोल्स क्या कर देंगे, इसको न्यूट्रलाइज़ कर देंगे जो इक्विवेलेंट अमाउंट के हैं, यानी कि 4.5 मोल्स NaOH के विल न्यूट्रलाइज़ द 4.5 मोल्स ऑफ HCl। तो यहाँ पर कितने मोल्स बच गए भई, 1 मोल बच गया। कितना मोल बच गया भई, 1 मोल बच गया। किसके बचे हैं, ये एसिड के ही बचे हैं, ठीक है? क्योंकि ये तो कम है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, 75, तो 75 इंटू में यहाँ पर क्या करोगे भई, 1/5 दिया हुआ है यहाँ पर मोलारिटी, तो 1/5 ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आएगा NaOH के लिए, 25 इंटू में 1/5, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो 5 मोल्स है इसके NaOH के, और 15 है किसके भई, मिलीमोल्स, मिलीमोल्स है ये। तो 5 मिलीमोल्स तो किसके आ रहे हैं, इसके, और HCl के कितने हैं, 15। तो यहाँ पर कितने हो जाएँगे भई, 5 मोल्स तो इसके 5 मोल्स को न्यूट्रलाइज़ कर देगा, बट लेफ्ट कितने हैं भई, 10 है। 10 किसके बचे हैं, एसिड के ही बचे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट में देखो 100 है, 100 का ये 100 इंटू में 1/10 करोगे, कितना आ जाएगा भई? यहाँ पर नेक्स्ट के लिए भी कैलकुलेट करके देखो तो ये कितना आ जाएगा, 100 इंटू में 1/10, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, और सेम यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। तो 10 10 को बिल्कुल क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज़ कर देगा, तो यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं है। तो ये तो सारे ही यूज़ हो गए।
अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ही आपने क्या कैलकुलेट किया कि भई कितने H पॉज़िटिव आयन बच गए हैं, ठीक है? पीएच फाइंड आउट करना है ना, तो पीएच तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब क्या होंगे वहाँ पर H पॉज़िटिव प्रोटॉन होंगे, ठीक है? तो अब देखो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर इसके लिए मोलैरिटी फाइंड आउट करो कि क्या आएगी, मतलब मोलैरिटी किसकी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की हो जाएगी क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन ही बचे हैं। तो हाइड्रोजन आयन के मोल्स कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं और टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा देखो 60 + 40, ये आपको वॉल्यूम गिवन था, कितना आ गया 100, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा भई 0.02 आ गया। ओके, नेक्स्ट में देखो यहाँ पर सेम ऐसे ही यहाँ पर कितना मोल बच रहा था, 1 बच रहा था। यहाँ पर भी जो वॉल्यूम बनेगा सॉल्यूशन का 55 + 45 कितना आ गया 100, तो यहाँ पर ये कितना आ गया भई 1 इंटू में 10⁻² लिख दो। इसको भी 2 इंटू में 10⁻² लिख देते हैं। नेक्स्ट देखो थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में कितना बचा था भई 10 बचा था, तो 10 का जब ये आप ऐसे कैलकुलेट करोगे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए मोलैरिटी, तो कितना आ जाएगा 10/100, तो यहाँ पर कितना आ गया 1/10, मतलब इसका क्या आ गया भई 10⁻⁻1। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि अगर H पॉज़िटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी आती है भई आपके पास 0.1 होती है या फिर आप बोल सकते हो 10⁻⁻1 होती है, तो उसके लिए जो पीएच होता है वो क्या होता है भई, ये जो वैल्यू होती है ना वही होती है, 1 होती है, ठीक है? जैसे अब यहाँ पर ये 2 है तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किसके लिए पीएच की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो 1 देखो कौन से ऑप्शन के लिए आ रही है भई, जिसमें क्या है 75 और ये 25 आपको दिया हुआ है। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है अभी, ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो थर्ड आपको कौन से ऑप्शन में दिया है अभी, डी ऑप्शन में, तो यही क्या है इसका करेक्ट आंसर। ये थे आज के क्वेश्चंस, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।